फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 27 जून म्यूजिक कंपोजर राहुल देव बर्मन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस चैनल पर पहले भी एक एपिसोड उनके बारे में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आज के एपिसोड में आर.डी. बर्मन से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, खास करके आर.डी. बर्मन के शुरू के जीवन से जुड़ी बातें। पर उससे पहले आपके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करते हैं। ये बात उस दौर के 6 दिग्गज संगीतकारों से जुड़ी है। राजीव वेजेकर जाने माने ऑथर हैं। उनकी लिखी किताबों में धर्मेंद्र की बायोग्राफी भी है और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। राजीव जी ने कुछ साल पहले एक वीडियो में 6 दिग्गज संगीतकारों से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। ये 6 नाम हैं: एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी। राजीव जी ने 1992 की बात बताई थी, जब वो एक तरह से एक स्ट्रगलिंग फिल्म जर्नलिस्ट थे। 1992 में पंचम दा बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे। राजीव जी उनकी इंटरव्यू करना चाहते थे, पर एडिटर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। राजीव जी मिड डे न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। उन्होंने फीचर प्लान किया जिसमें ऐसे संगीतकारों से बात की जाएगी जिनके पिता भी संगीतकार थे। ये कॉन्सेप्ट आर.डी. बर्मन से बात किए बिना कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए राजीव विजेकर ने आर.डी. बर्मन से मुलाकात की। जब राजीव जी पंचम दा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंचम जिस हॉल में बैठे हैं वहां सारा फर्नीचर दीवार के साथ लगा हुआ था, बीच में जगह खाली थी। पंचम एक कॉर्नर में तिरछी पोजीशन में बैठे थे, हारमोनियम उनके सामने पड़ा था। ये बात 1992 के आखिरी हिस्से की है। बातचीत में पंचम दा ने यह भी बताया था कि उन्होंने अभी जो फिल्म साइन की है उसका म्यूजिक वो ऐसा बनाएंगे जो हिट ही होगा। इस बार वो एक तरह से नई टीम के साथ काम कर रहे हैं। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति से गवाने वाले हैं। पंचम 1942 अ लव स्टोरी की बात कर रहे थे और श्योर थे कि मैं इसका ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा जो सबको पसंद आएगा और बहुत कामयाब होगा। खैर, इंटरव्यू में राजीव जी ने और भी जो बातें करनी थी, पूछनी थी, पूछ ली। 1-1.5 घंटा निकल जाने के बाद राजीव जी इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने पंचम दा से पूछ लिया कि आप इतने बड़े हॉल में इस पोजीशन पर इस तरह क्यों बैठे हैं, क्या ये आपकी लकी जगह है? पंचम दा ने जवाब दिया कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये मेरी जगह है। राजीव जी ने पूछा, मेरी जगह मतलब? पंचम दा ने हाथ के इशारे से बताया कि हम लोगों की जगह फिक्स थी। यहाँ मैं बैठा करता था, वहाँ मेरे पिता एस.डी. बर्मन बैठा करते थे, यहाँ लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बैठा करते थे, वहाँ कल्याण जी और आनंद जी बैठा करते थे। हम लोग हफ्ते में एक बार तो मिलते ही थे, थोड़ा एंजॉय करते थे, साथ में खाते थे। हंस के उन्होंने बताया कि कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई तो नॉन वेज भी नहीं खाते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे, पर हम लोग बहुत अच्छा समय साथ में बिताते थे। हमारी सबकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पंचम दा ने ये बताई कि हम लोग कभी कभी एक दूसरे के गाने भी कंप्लीट करते थे, क्योंकि हम लोग म्यूजिक के बारे में बहुत डिस्कस करते थे। हम में से कोई भी संगीतकार अगर किसी गाने का मुखड़ा बना चुका है, अंतरे में अटक रहा है या अंतरे का स्ट्रक्चर तैयार है, मुखड़ा मजेदार नहीं बन रहा, तो हम लोग एक दूसरे को बताते थे, सलाह देते थे कि यहाँ से गाने को ऐसा कर दो, वहाँ से ऐसा कर दो। इसमें खास बात ये थी कि जिस संगीतकार का गाना कंप्लीट करना है, बाकी उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते थे, पर गाने का स्टाइल उसी संगीतकार का रखते थे जिसका गाना कंप्लीट करना है। ऐसा ज्यादातर तब होता था जब कोई निर्माता या निर्देशक किसी धुन के मुखड़े से या अंतरे से संतुष्ट नहीं होता था। ये बात साबित करती है कि ये लोग म्यूजिकल जीनियस थे, क्योंकि अपने संगीत के साथ साथ किसी दूसरे के संगीत को पूरी तरह समझ लेना, फिर उसी की तरह कंपोज करना किसी आम संगीतकार का काम नहीं है। एक दूसरे के कंपेटिटर होते हुए भी ऐसी दोस्ती होना बहुत बड़ी बात थी। ये लोग इसीलिए महान थे क्योंकि इन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, अपने कंपेटिटर से कोई डर नहीं था, अपने काम पर इतना ज्यादा यकीन था। पंचम दा ने जिस दौर की बात बताई है, ये 1970 के दशक की बात है, खास करके उस दशक के पहले हिस्से की। ये वो समय था जब इंडस्ट्री के मेन फिल्म मेकर्स आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत चाहते थे। फिल्म म्यूजिक से जुड़ा लगभग 80% काम इन्हीं के हाथ में होता था।
एक बार कल्याण जी आनंद जी और किशोर कुमार का कोई शो था, टिकट्स बिक चुकी थीं। शो के समय पर किशोर कुमार बीमार हो गए। कल्याण जी आनंद जी को टेंशन हो गई। ये बात जब आर डी बर्मन को पता चली तो आर डी बर्मन ने कल्याण जी भाई से कहा कि मैं और आशा भोसले आते हैं और शो में आपकी हेल्प करते हैं। तब आर डी बर्मन और आशा जी ने साथ में मिलकर कितने ही ऐसे गाने परफॉर्म किए जो कल्याण जी आनंद जी के कंपोज किए हुए गाने थे। जिस वीडियो में राजीव जी ने ये बातें बताई हैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो का टाइटल थोड़ा अलग तरह का है। अब शुरू करते हैं आर डी बर्मन के शुरू के जीवन की बात शुरू से। यहाँ से एपिसोड में दी जा रही जानकारी का ज्यादा हिस्सा अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल की लिखी किताब से लिया गया है, आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक। 2011 में यह बुक पब्लिश हुई थी। उसी साल इस बुक को नेशनल अवार्ड मिला था। शुरू करते हैं पंचम दा की बात। 27 जून 1939 सुबह के 9:29 पर सचिन देव बर्मन की पत्नी मीरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। एरिया साउथ कलकत्ता गरियाहाट के नजदीक हिंदुस्तान रोड। बच्चे का प्यार का नाम रखा टुबलू, असली नाम राहुल देव बर्मन। निकनेम पंचम बहुत बाद में पड़ा, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। बच्चा टुबलू जब रोता था तो 5वें सुर में रोता था। एक कहानी ये भी है कि जब एस डी बर्मन सा सुर लगाते थे तो बेटा पा सुर लगाता था, इसलिए अशोक कुमार ने बच्चे को नाम दिया पंचम। पंचम मतलब पांचवा। पंचम के और भी कई मतलब होते हैं। खैर 1944 में एस डी बर्मन कलकत्ता से बंबई पहुंच गए थे। उन्हें वहां बुलाने वाले खास लोगों में थे अशोक कुमार। एस डी बर्मन एज म्यूजिक डायरेक्टर ठीक से सेटल नहीं हुए थे, इसलिए बेटे को पढ़ाई के लिए कलकत्ता वापस भेज दिया। राहुल की पढ़ाई बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल कलकत्ता में शुरू हो गई। बचपन से ही राहुल बहुत एक्टिव थे, फुर्तीले थे। राहुल साइकिलिंग, बैडमिंटन, वाटर स्पोर्ट्स में बहुत हिस्सा लेते थे। आउटडोर एक्टिविटीज का उन्हें बहुत शौक था। साइकिलिंग कंपटीशन के लिए उन्हें एक बार प्राइज भी मिला था। उनके स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आए एस डी बर्मन ने ही उन्हें यह प्राइज दिया था। स्विमिंग राहुल की फेवरेट स्पोर्ट थी। स्विमिंग से उन्हें बहुत फायदा हुआ। उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। उनका सांस पर बहुत कंट्रोल हो गया था, जो आगे चल के उनके संगीत में काम आया। राहुल को एक शौक और था, खाने का। पढ़ाई का शौक राहुल देव बर्मन को कम ही था, इसलिए 1948 के सालाना एग्जाम में राहुल फेल हो गए। इसके बाद 1951 के सालाना एग्जाम में भी राहुल फेल हो गए। उन्हें बालीगंज स्कूल छोड़ना पड़ा। जो स्कूल पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट होने की वजह से राहुल ने छोड़ा था, वही स्कूल आगे चल के इस बात पर गर्व महसूस करने लगा कि राहुल देव बर्मन उनके स्कूल में पढ़ के गया है। उसी स्कूल ने बहुत साल बाद राहुल देव बर्मन सिंगिंग कंपटीशन करवाना शुरू कर दिया था। राहुल के पिता इस बात से ज्यादा खुश होते थे कि उनका बेटा आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, एक्टिव है। इसलिए राहुल के फेल होने पर पिता सचिन देव बर्मन ने राहुल को एक बाईसाइकिल गिफ्ट कर दी। अब राहुल की एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गई थी, देशप्रिया पार्क के अपोजिट तीर्थपति इंस्टीट्यूशन, राज बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता। राहुल अपनी नई साइकिल पर अपने नए स्कूल जाने लगा। पिता एस डी बर्मन को इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं थी कि उनका बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता। पिता ने राहुल को म्यूजिक की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ब्रोजन विश्वास बहुत बड़े तबला प्लेयर थे। बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। बर्मन दा के बहुत करीबी थे। बर्मन दा ने सबसे पहले राहुल को ब्रोजन विश्वास के पास तबला सीखने भेजा। बाद में 1950 के दशक में पंचम ने बंबई में फेमस तबला प्लेयर समता प्रसाद से भी तबला सीखा। गरियाहाट कलकत्ता में ही बर्मन दा ने अपने बेटे राहुल को उस्ताद अली अकबर खान के स्कूल सरोद सीखने भी भेजा। वहां राहुल के साथ उस्ताद अली अकबर खान के बेटे आशीष खान भी होते थे, जो आगे चल के खुद भी नामी सरोद प्लेयर बने। उस दौर में राहुल देव बर्मन ने कई बार बहुत लंबे समय तक उस्ताद अली अकबर खान और सितार प्लेयर पंडित रविशंकर की जुगलबंदी देखी। राहुल कहते थे कि मैंने पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान को संगीत के साथ खेलते देखा है। यहीं से पंचम ने तय किया था
कि अगर कभी मुझे संगीत बनाने का मौका मिला तो मैं भी इन लोगों की तरह संगीत के दायरे तोड़ूंगा, सुरों के उतार को, सुरों के चढ़ाव को बहुत खास रूप दूंगा। और आगे चल के पंचम ने यही किया। इसलिए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत में आर डी बर्मन का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग होने की वजह से स्टैंड आउट करता है। आर डी बर्मन ने कहा था कि मुझे लगता है मैंने विनम्र होना, हम्बल होना उस्ताद अली अकबर खान से सीखा है। आशीष खान ने बताया था कि राहुल बहुत इम्पेशेंट था, पर संगीत को समझने की उसकी इनबॉर्न एबिलिटी थी। संगीत उसके अंदर जन्म से ही था, इसलिए संगीत से जुड़ी कोई भी बात वो बहुत जल्दी समझ जाता था। राहुल ने उस दौर में मेरे पिता की और भी कई हिंदुस्तानी कलाकारों की महफिलें अटेंड की थीं, इसलिए हिंदुस्तानी संगीत की ग्रामर और फील को राहुल बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। साउथ कलकत्ता के जिस माहौल में राहुल रहते थे वहां विदेशी म्यूजिक भी बहुत सुना जाता था। राश बिहारी एवेन्यू में म्यूजिक के रिकॉर्ड्स की एक दुकान थी, मेलोडी। वहां पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक सुनने का बहुत मौका मिला। पंचम के लिए दुकान के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, क्योंकि दुकान का मालिक कोमिला से था, जहां असल में एस डी बर्मन का जन्म हुआ था। अब ये जगह बांग्लादेश में है। बम्बई में एस डी बर्मन की पोजीशन बहुत बेहतर हो चुकी थी। उधर आर डी बर्मन लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, कभी कभी सिगरेट भी पीने लगे थे। पिता एस डी बर्मन अब राहुल की चिंता करने लगे थे। उन दिनों उस्ताद अली अकबर खान को बम्बई में बहुत काम मिल रहा था। वो बॉम्बे शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। बर्मनदा ने अपने बेटे राहुल से कहा कि अली अकबर खान बम्बई आ रहे हैं, तुम भी उनके साथ बम्बई आ जाओ। 1955 में आर डी बर्मन कलकत्ता छोड़कर बम्बई पहुंच गए और यहां अपने पिता को असिस्ट करने लगे। एस डी बर्मन जिस फिल्म का काम करते, यानी गाने बनाते या बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते, उसमें आर डी बर्मन पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए और अपने पिता को सजेशंस भी देने लगे। जब एस डी बर्मन को बात पसंद आती तो बेटे की बात मान लेते, नहीं तो रिजेक्ट कर देते। आर डी बर्मन ने बताया था कि सबसे पहले मैंने पिता को असिस्ट किया जब गुरुदत्त की फिल्म प्यासा बन रही थी। प्यासा 1957 में रिलीज हुई थी, पर बहुत पहले से इस पर काम शुरू हो गया था। प्यासा में माला सिन्हा के इंट्रोडक्शन सीन में जो माउथ ऑर्गन सुनाई देता है वो आर डी बर्मन ने ही बजाया था। जब पंचम ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया था, उन दिनों बर्मनदा देव आनंद की फिल्म फंटूश पर भी काम कर रहे थे। फंटूश में जैसा देव आनंद का किरदार था, जैसी एक खास सिचुएशन थी, उस हिसाब से एक अलग तरह का गाना चाहिए था। इस गाने की धुन आर डी बर्मन ने बनाई थी। गाना किशोर दा ने गाया था, ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने फंटूश को सता। इसके बाद आर डी बर्मन ने एक धुन और बनाई जो उनके पिता को पसंद आई। इस धुन पर प्यासा के लिए गाना बना। रफी साहब का गाया ये गाना तब से लेकर आज तक हिट है। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, काहे घबराए। उस दौर की कई फिल्मों में हारमोनिका आर डी बर्मन ने ही प्ले किया। 1958 की फिल्म 16वां साल का हेमंत दा का गाया सदाबहार गाना है अपना दिल तो आवारा। इसमें माउथ ऑर्गन का बहुत इस्तेमाल हुआ। ये आर डी बर्मन ने ही बजाया था। पर्दे पर एक्टर सुंदर ने बजाया था। 1959 में गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे थे, राज। डायरेक्ट कर रहे थे उनके असिस्टेंट निरंजन। इसमें गुरुदत्त ने आर डी बर्मन को एक संगीतकार के रूप में पेश करना था, यानी आर डी बर्मन की एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ये पहली फिल्म होनी थी। राज के लिए हेमंत कुमार और गीता दत्त का गाया एक गाना भी रिकॉर्ड हुआ। कुछ और धुनें भी बनाई गईं जो रिकॉर्ड नहीं हुई थीं। पहले राज के हीरो सुनील दत्त थे। सुनील दत्त की गुरुदत्त के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो गई। सुनील दत्त फिल्म से बाहर हो गए। गुरुदत्त खुद ही हीरो बन गए। पर जिस तरह की फिल्म बन रही थी, गुरुदत्त उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने फिल्म बंद कर दी। आर डी बर्मन का इंतजार और लंबा हो गया। वो अपने पिता के साथ काम करते रहे। आर डी बर्मन को एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म मिली छोटे नवाब। ये कैसे मिली, क्यों महमूद ने ये फिल्म बनाई थी? पहली फिल्म के बाद आर डी बर्मन को अगले 4 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली। उनके करियर में आगे क्या क्या हुआ, पंचम दा के बारे में ये बातें आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
कलाकार मरते नहीं, उनकी कला उन्हें कभी मरने नहीं देती। टुबलू, पंचम, राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन, द बॉस का म्यूजिक तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। आज के इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।